और मैं बहुत अच्छे ढंग से ये बात समझ चुका हूँ कि जब तक हम नैतिकता को महत्व नहीं देंगे, ये लोगों को उनके उत्तरदायित्व का बोध नहीं सिखाएंगे, केवल किसी को एक जगह नियुक्त कर देना ही काफी नहीं, उसको उसके लायक बनाना चाहिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि परीक्षा के लीक होने में या नए चीजें लागू करने में आखिर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो अध्यापकों की है। और जो भी गड़बड़ी होती है वो व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है, लेकिन कहीं न कहीं नीट में भी यही निकल कर आ रहा है कि हम लोगों ने ही गलती की है। मैंने तो अपने 50 साल के अनुभव से पाया है कि कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी प्रोफेशन हो, मेडिकल का हो, हायर एजुकेशन का हो, उसके अंदर के लोग जो मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, वे जब अपने कर्तव्य से थोड़े से विमुख हो जाते हैं तब ऐसी स्थितियां होती। मेरे जीवन में जब मैं पढ़ा, मैंने डॉक्टरेट तक पढ़ा, मैं कोई परीक्षा परिणाम लीक नहीं हुआ, कोई परीक्षा की डेट बदली नहीं गई। अगर हम उस समय इतने अच्छे थे, और हाँ, मुझे कभी अभी पता नहीं लगा कि मेरा पेपर कौन सेट कर रहा है, मेरा पीएचडी का वाइवा लेने कौन आ रहा है। वो मुझे नहीं मालूम होना चाहिए तो नहीं मालूम हो। हम्म। तो जब हम वो तब कर सकते थे, तो आज तो हमारे पास बहुत सी सुविधाएं हैं। तो हमारी जो एफिशिएंसी है, जो हमारी प्रवृत्ता है, वो तो बढ़ी है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व बोध नहीं बढ़ा है। हम्म। जो हमारे सर, संविधान जो में बात ह्यूमन। आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं बढ़ी है। मैं कुछ टेक्निकल इश्यूज आपके सामने इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि बहुत हाँ, समय तक आप इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। तो आप हाँ, बताएं कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। क्या ये ओएफएम, जिसके बात अभी दिग्विजय सिंह कर रहे थे, कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो 2014 में अपना कर देखा गया, वो फेल हुआ। 2017 में मुंबई की यूनिवर्सिटी में अपना कर देखा गया, वो भी फेल हुआ। तो ये कोई ऑनलाइन मार्किंग या स्कैनिंग करके और फिर उसको आप करेक्शन के लिए डालें, उससे ज्यादा बेहतर क्या ये नहीं है कि आप ऑनलाइन ही या तो एजुकेशन ले लें, एग्जामिनेशन ले लें। और अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर इसके लिए और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? आप कोई किसी भी ढंग से एग्जामिनेशन करिए, आपको एक तथ्य मालूम होना चाहिए, को सॉरी, मालूम नहीं, स्वीकार करना चाहिए हम सभी को कि इस समय जहां पर भी कोई भी विधा होती है, कोई बड़ा कार्य होता है, कोई परीक्षा होती है, कोई प्रोजेक्ट लगता है, कोई नया कार्य शुरू करता है, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो हम्म। 1960 में नहीं था, 70 तक नहीं था, अब है। वो है कॉमर्शियल इंटरेस्ट, प्रेशर्स फ्रॉम कंपनीज, प्रेशर्स फ्रॉम अदर्स। जो बात आप बता रहे हैं, जो दिग्विजय हम्म। सिंह जी भी कह रहे थे, इसका उत्तर तो वो संस्था ही दे सकती है कि जब वो पूर्ण रूप से अगर विश्वस्त नहीं थे, ठीक। तो उन्होंने क्यों ये निर्णय लिया, और अगर वो विश्वस्त थे हम्म। तो फिर समस्या ठीक। क्यों पैदा हुई, इसका उत्तर बाहर वाला नहीं दे सकता। मैं मैं आपके तो पास केवल। सर वापस आती हूँ। मोहम्मद कशिफ भी हमारे साथ हैं, आप भी एजुकेटर से। और स्वागत सर आपका। आप क्योंकि आप इसी लाइन में हैं, आपका काम है शिक्षा देने का, और मुझे ये पता चला ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आप तक भी पहुंचे जिनकी मार्कशीट ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे असेसमेंट किया गया है वहां पर घोटाला दिखाई दे रहा है, वहां गोलमाल दिखाई दे रहा है। तो सर, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट आपके पास आए, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स आज आप दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं जो ये बताते हैं कि गड़बड़ी हो रही है और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है? बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि बच्चों की बात मैं आप सबके सामने रख पाऊं। अब शुरुआत होती है यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होने से। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है क्लास 12th का, सबसे कम 7 साल का रिजल्ट, पिछले 7 साल में ऐसा कम रिजल्ट नहीं आया था। सिर्फ 85% बच्चे पास थे, बाकी कंपार्टमेंट थे, उनको फेल किया गया था। कुछ बच्चे ऐसे थे जो जीवन में कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए थे, वो भी फेल थे। सवाल वहां से उठना शुरू होता है। उसके बाद रीवैल्यूएशन की बात होती है। रीवैल्यूएशन में जब बच्चा जाता है तो 19 मई से रीवैल्यूएशन शुरू होना था, पर वेबसाइट ठीक से नहीं काम करती है। 19 से तारीख बढ़ते बढ़ते 22 तक पहुंचती है, कहानी 23 पे जाती है, 24 पे जाती है और 25 तक पहुंच जाती है। 25 तारीख तक एक्सटेंड 3 बार एक्सटेंड तो सीबीएसई ने खुद किया है।